हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रदीपिका है और आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, चलिए, तो ये क्या है? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। बेसिकली ये एटम की डिस्कवरी से रिलेटेड है। एटम की डिस्कवरी डिफरेंट टाइम पर पीरियड पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट ओपिनियंस दिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू। रदरफोर्ड ने बेसिकली थॉमसन एक हुआ करते थे, हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने एक अपना व्यू दिया था। बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू एटम का एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। उन्होंने क्या बोला था? थॉमसन इससे पहले वाले थे, ये हम गोल्ड फॉइल नहीं, लेकिन गोल्ड फॉइल पढ़ने के लिए, ऑब्वियसली गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ने के लिए हमें उससे पहले का क्या पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए, तभी आप एग्जैक्टली रिलेट कर पाएंगे कि ये कहाँ इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से सीक्वेंस चला। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले भाई देखिए, इससे पहले, इस एक्सपेरिमेंट के पहले एक थॉमसन होते थे। थॉमसन एक हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट दिया था और उसके थ्रू उन्होंने बताया था। एक्सपेरिमेंट क्या था उसके बारे में अभी मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि हमारा आज का टॉपिक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बेसिकली क्या बोला था कि हमारा जो एटम होता है, एटम का स्ट्रक्चर जो होता है, उन्होंने बोला था कि एक स्फीयर की तरह होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होती है। ओके, पॉजिटिवली चार्ज एक हमारा स्फीयर होता है और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस तरह से स्प्रेड होते हैं। ओके, ये दिया था थॉमसन ने। तो इनके ही बेस पर हमारे जो एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, 1909 में इन्होंने किया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बेसिकली क्या बताया, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही किया था उन्होंने। और इनके एक्सपेरिमेंट करने के पहले एक चीज़ और आ गई थी जो इनके एक्सपेरिमेंट में यूज़ हुई है, वो चीज़ थी रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज़ दैट रेडियो एक्टिविटी? बेसिकली कुछ एटम्स कुछ पर्टिकुलर एटम्स इमिट्स एनर्जी एंड सम स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, जो उन्हें क्या बोलते हैं? रेडिएशन कहते हैं और इस फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो इस फिनोमिना को बेस लेके और थॉमसन का जो एटम मॉडल था उसको बेस लेके इन्होंने किया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हमारे एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए। ये हमारे साइंस की हिस्ट्री में बहुत बड़ा कदम था क्योंकि इन्होंने ही ऑलमोस्ट एग्जैक्ट किस तरह का होगा हमारा एटम ये बताया था। ठीक है, चलिए आगे चालू करते हैं। तो गोल्ड फॉइल ये था इसका बेस। ठीक है, बेस पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पढ़ाई का कोई मतलब नहीं भाई। पढ़िए, ऐसे मत पढ़िए कि नंबर लाने पढ़ना है, ऐसे पढ़िए कि इंटरेस्ट के साथ पढ़िए कि कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये क्या है, कैसे हो रहा है, एवरीथिंग, तो नंबर अपने आप आएंगे भाई। ठीक है, चलिए, तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ली, बेसिकली बिल्कुल थिन, बहुत थिन फॉइल ली, गोल्ड की फॉइल ली और उस पर उन्होंने क्या डाला भाई? उस पर उन्होंने अल्फा रेडिएशन रेस को क्या किया? फॉल किया। किस पर? गोल्ड फॉइल पर। अच्छा, अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, अगर आप वाकई इंटेलिजेंट बच्चे हैं या आपकी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी है या आपके अंदर क्यूरियोसिटी है न्यू चीज़ें जानने की, कि हमने गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज़ की? क्या हम कोई और फॉइल यूज़ कर सकते थे, लाइक सिल्वर फॉइल, iron foil, any other metal foil we can use? Yes, of course we can use, but they used gold foil. Rutherford used gold foil because malleability of the gold foil is very high. मतलब इससे हम पतली थिन शीट बना सकते हैं, बहुत पतली शीट हम बना सकते हैं और हमको बहुत पतली शीट की ही, बहुत थिन शीट की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने स्पेशली क्या यूज़ किया? गोल्ड फॉइल यूज़ किया। अदरवाइज हम कोई और फॉइल भी यूज़ कर सकते थे।
ठीक है। अब अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्हाई वी यूज अल्फा रेज, व्हाई वी यूज अल्फा रेज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। बेसिकली अल्फा रेज जो होती है बेटा, अल्फा रेज हैं क्या, दे आर पॉजिटिवली चार्ज रेज। होता क्या है, आपको हीलियम पता है, हीलियम जो होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इट मीन्स it has 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ओके, तो एटम का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इस तरह से ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम केवल हीलियम का न्यूक्लियस ले लें, केवल हीलियम का न्यूक्लियस ले लें, तो वो क्या कहलाएगा, अल्फा रेस। इट मीन्स अल्फा रेस क्या होती हैं, बेसिकली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें क्या होता है, वो पार्टिकल्स हैं जिनमें से 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से अल्फा रेस बनती है। ठीक है भाई, तो इसको हमने क्या किया, ड्रॉप किया ऑन आ गोल्ड फॉइल। अंडरस्टैंड, हुआ क्या, ये तो किया उन्होंने, क्या किया ये पता चला। अब हुआ क्या, हुआ ये बेटा कि इसमें से मैक्सिमम रेस जैसे कि तैसे पास कर गई, कुछ बाउंस बैक कर गई, जैसे गई थी वैसे ही बैक कर गई, कुछ अपने पाथ से डेविएट कर गई, बहुत कम डेविएट कर गई, थोड़ा ज़्यादा कर गई, और कुछ बाउंस बैक कर गई, लेकिन मैक्सिमम जो रेस थी वो क्या हो गई, वो पास कर गई। ठीक है भाई, कुछ डेविएट कर गई, कुछ बाउंस बैक कर गई, कुछ पार चली गई। अच्छा, तो ये तो था एक्सपेरिमेंट। इससे रिजल्ट क्या मिला, इससे रिजल्ट बेसिकली ये मिला, देखिए ये गोल्ड फॉइल थी, बहुत थिन थी, बहुत थिन थी, ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं, वो चलिए छोड़ते हैं। हाँ, आप इस तरह से समझिए कि आपके ये थिन गोल्ड फॉइल है, इसमें इस तरह से एटम्स हैं। ठीक है, तो पहला रिजल्ट जो हमने, पहला ऑब्जर्वेशन हमें मिला वो ये मिला कि इनमें से क्या हुआ, मैक्सिमम रेस पास हो गई। मैक्सिमम रेस अगर पास हो गई, इसका मतलब ये है कि एटम में बहुत सारा स्पेस ऐसा है जो बिल्कुल खाली है। अंडरस्टैंड, बहुत सारा स्पेस ऐसा है जो एम्प्टी स्पेस है। अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से हमें ये रिजल्ट मिला। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था, कुछ रेस डेविएट हो गए अपने पाथ से, जिससे हमें पता चला कि वो कहाँ से गुजरी होंगी, वो अगर कोई सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इनके, ये अगर एटम है और इनके सेंटर पे कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और कुछ डेविएट हुई हैं, तो वो बेसिकली ये माना गया कि ये कहाँ से गुजरी होंगी, जो डेविएट हुई हैं अपने रास्ते से, बाउंस बैक नहीं हुई हैं, डेविएट हुई हैं अपने रास्ते से, थोड़ा सा हिल गई हैं, वो ये माना कि जो हमारा न्यूक्लियस था, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो हमारा होता है, उसके पास से कहीं से गुजरी होंगे। अंडरस्टैंड, तो पास से गुजरी होंगे, पॉजिटिवली चार्ज रेस ही है अल्फा रेस, और पॉजिटिवली चार्ज हमारा सेंटर है, तो उससे थोड़ा डेविएट हो गई। अंडरस्टैंड, अच्छा, कुछ बाउंस बैक हो गई, तो ये पता चला कि इन एटम के सेंटर पे, बेसिकली इन एटम के सेंटर पे, जैसे कोई रे आई, ऐसे आई, ये वाली है ना, सेंटर पर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो क्या कर दिया, उसको रेस को प्रॉपर तरीके से बाउंस बैक कर दिया, वापस ही भेज दिया उसे। क्लियर, ये 3 ऑब्जर्वेशन मिले, तो इससे ये पता चल गया हमको, एटम का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हमको मिल गया रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के थ्रू। क्या मिला हमें कि कोई न्यूक्लियस है एटम पे बीच में, और चारों तरफ ऑर्बिट है, और ये न्यूक्लियस ही पॉजिटिवली चार्ज है। ये न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये पता चला था अभी, ये नहीं पता चला कि उसमें न्यूट्रॉन भी है, सिर्फ ये पता चला कि न्यूक्लियस जो है वो कोई पॉजिटिवली चार्ज, हाई कॉन्सेंट्रेटेड, हाई मास वाला कोई पार्ट है एटम का, और बाकी का पोर्शन खाली है, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो चारों तरफ हैं।
लेकिन वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज्ड हैं चारों तरफ न्यूक्लियस के, वो नहीं पता चला था। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, तो ये था हमारा गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। साइंस के हिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। क्या ड्रॉबैक्स थे इसके? देखिए भाई, ड्रॉबैक हर चीज़ के होते हैं, तो इसके भी थे। अच्छा, एक बात और जो आपको पता होनी चाहिए, आपको पता है न्यूक्लियस का साइज कितना होता है और एटम का साइज कितना होता है? ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हैं एटम का साइज, एटम की रेडियस -10 मीटर रेडियस होती है किसकी? 10 मीटर रेडियस होती है किसकी? एटम की। और न्यूक्लियस की रेडियस क्या होती है? न्यूक्लियस की रेडियस होती है -15, 10⁻⁻15 मीटर। आप ये समझ सकते हैं कि एटम से न्यूक्लियस जो होता है वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट स्टेडियम है और उसके बीच में एक क्रिकेट बॉल रखी है छोटी सी। इतने बड़े एटम, मान लीजिए वो क्रिकेट जो स्टेडियम है वो आपका एटम है और जो बॉल रखी है सेंटर पर वो आपका न्यूक्लियस है एटम का। इतना छोटा होता है न्यूक्लियस एज कंपेयर टू एटम, और मैक्सिमम मास ऑफ द एटम इज इन द सेंटर ऑफ दैट एटम। अंडरस्टैंड? बहुत ज़्यादा मास होता है सेंटर पर और चारों तरफ बहुत कम इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना एज कंपेयर टू प्रोटॉन बहुत कम है। कितना कम है इसको डिटेल में हम फिर कभी देखेंगे। ठीक है भाई? अच्छा, अब ड्रॉबैक देख लेते हैं फटाफट से। ड्रॉबैक बेटा ये था एटम स्टेबिलिटी। रदरफोर्ड ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर चारों तरफ मूव करते हैं न्यूक्लियस के, तो मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूविंग है। अगर वो कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं, एनर्जी लॉस हो रहा होगा वहाँ पे। और एनर्जी लॉस हो रहा है तो धीरे धीरे उनका मूवमेंट क्या होना चाहिए? उनका रेडियस कम होते जाना चाहिए, कम होते जाना चाहिए। और एक पॉइंट आना चाहिए कि वो कहाँ कोलैप्स हो जाएंगे? न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? न्यूक्लियस में चले जाएंगे, न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएंगे और हमारा एटम क्या हो जाएगा? हमारा एटम ख़त्म हो जाएगा, एटम की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, एटम की लाइफ ऐसे ख़त्म नहीं होती है। ये कंटिन्यूसली मूविंग कंडीशन में है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनकी एनर्जी लूज होने अगर हो रही है क्योंकि कंटिन्यूसली मूविंग है, तो एक टाइम के बाद न्यूक्लियस में जाके क्या हो जाने चाहिए थे? कोलैप्स हो जाने चाहिए, मर्ज हो जाने चाहिए थे और हमारा एटम ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो ये बोलते हैं एटम स्टेबिलिटी। तो ये एटम की स्टेबिलिटी कैसे है, क्यों है, कैसे है, ये हमारा जो रदरफोर्ड थे ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये बाद में बोर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे फिर क्या किया? समझाया, जिसे हम मे बी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, बाय बाय। अगर आज आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाय बाय।